सो हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक और लेक्चर में कुछ क्वेश्चन देखे हैं। चलिए शुरू करते हैं। द insulating oil used in transformer is obtained by the fractional distillation of first is animal oil, second vegetable oil, third crude petroleum, fourth one both animal and oil and vegetable oil। ठीक है। ट्रांसफार्मर का इंसुलेटिंग ऑयल में कौन से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब ऑब्टेन कहाँ से होता है? तो इसका आंसर होगा क्रूड पेट्रोलियम। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेशन ऑयल है उसका बेसिकली क्या फंक्शन है। पहले हम लोग फंक्शन देखते हैं, इंसुलेशन क्यों यूज करते हैं ऑयल। पहला है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है आपको इंसुलेटिंग ऑयल, तो वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है ना। ये ऑफर करता है हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने से क्या होता है कि हाई वोल्टेज को विथस्टैंड कर लेता है, मिस ब्रेकडाउन नहीं होता है। सो इसलिए इंसुलेशन ये प्रोवाइड करता है, मतलब इसका इंसुलेशन प्रॉपर्टी होने के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ट्रांसफार्मर के कोर में जो भी लॉस होता है या फिर वाइंडिंग और कोर में, वाइंडिंग में I² लॉस होता है और कोर में आयरन लॉस क्या होता है, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस। इसके वजह से जो हीट जनरेट होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। बेसिकली ऑयल एब्जॉर्ब हीट ड्यू टू कोर लॉस एंड वाइंडिंग में जो लॉस हो रहा है, राइट। एक और ये आर्क क्वेंचिंग भी प्रोवाइड करता है। आर्क क्वेंचिंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर किसी वजह से आर्क प्रोड्यूस हो रहा है ट्रांसफार्मर में, मतलब करंट का कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कहीं पे भी स्पार्क हो रहा है ना, तो इसका एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टी जो होता है इंसुलेशन का, इंसुलेटिंग ऑयल का, ये हेल्प करता है। ये हेल्प करता है, हेल्प टू एक्सटिंग्विश आर्क, राइट। ट्रांसफार्मर का में जो इंसुलेशन ऑयल है इसका बेसिकली 3 फंक्शन है मेनली। एक तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन की तरह प्रोवाइड करता है, दूसरा कूलिंग इफेक्ट, जो भी लॉस हो रहा है उसको कूल करने के लिए। अलग अलग ट्रांसफार्मर में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, जो उसका साइज के हिसाब से या फिर रेटिंग के हिसाब से कूलिंग का अलग अलग टाइप होता है, किस टाइप से कूल किया जाता है, इसको फिर किसी क्वेश्चन में देखेंगे। और एक आर्क को क्वेंच करता है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में एक चीज़ और पूछा जाता है कि इंसुलेटिंग ऑयल है ट्रांसफार्मर का, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, राइट। इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी। ये सारा क्वेश्चन जो सारा पॉइंट लिख रहे हैं एग्जाम में अलग अलग स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। हाई रेजिस्टिविटी से क्या होगा कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इंसुलेटिंग ऑयल का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, तो उससे मतलब अच्छा इंसुलेटर होगा, है ना। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से क्या होगा, गुड इंसुलेटर, राइट। ठीक है। दूसरा हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल जो भी स्ट्रेस ट्रांसफार्मर में जनरेट हो रहा है ये उसको मिनिमाइज करेगा, है ना। थर्ड वन इज लो विस्कोसिटी। लो विस्कोसिटी क्या होता है कि ऑयल जो है ट्रांसफार्मर में इजीली सर्कुलेट होगा, क्योंकि जितना इजीली सर्कुलेट होगा उतना अच्छा कूलिंग इफेक्ट होगा, है ना। तो विस्कोसिटी कम होना चाहिए। फोर्थ वन हाई फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, कितने ज़्यादा टेम्परेचर पे मतलब वो फायर पकड़ सकता है। तो जितना ज़्यादा फ्लैश पॉइंट होगा मतलब टेम्परेचर उतना ज़्यादा चाहिए आग पकड़ने के लिए, इसीलिए रिस्क को ये मिनिमाइज करता है, फायर रिस्क को, है ना। ऑप्शन में दिया रहता है बेसिकली मिनिमाइज फायर रिस्क। पहला हाई रेजिस्टिविटी, उसकी वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इंसुलेशन अच्छा होगा, अच्छा इंसुलेटर होगा, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। थर्ड इज लो विस्कोसिटी। फोर्थ इज हाई फ्लैश पॉइंट। एक और लिखते हैं लो पावर पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू जितना कम होगा उतना वायर आसानी से मूव करेगा, मतलब आसानी से वो फ्लो करेगा, इजीली फ्लो होगा, राइट। एक और लो मॉइस्चर कंटेंट।
इंसुलेटिंग ऑयल में मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होना चाहिए, जितना मिनिमम पॉसिबल है। ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मॉइस्चर कंटेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, बट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उससे इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होता है। तो इससे यहाँ पे इतना सारा पॉइंट याद रखेंगे आप। अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग जो पॉइंट है उसे पूछा जाता है। ये सारे जो पॉइंट प्रॉपर्टी ये भी दिया रहता है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है, उस हिसाब से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। फॉल्स पूछा गया विथ रिगार्ड टू शेल टाइप ट्रांसफार्मर। पहला, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इज मोर, ये सही है। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी जो होता है अच्छा होता है, तो ये सही है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ शेल टाइप ट्रांसफार्मर इज दैट मेंटेनेंस इज नॉट ईजी, ये भी स्टेटमेंट सही है। मेंटेनेंस शेल टाइप ट्रांसफार्मर में मेंटेनेंस ईजी नहीं होता है, सो ये स्टेटमेंट सही है। पावर ट्रांसफार्मर कैपेबिलिटी ज़्यादा होता है, ये भी सही है। लॉसेज आर हाई, ये गलत है। लॉस यहाँ पे लो होगा, लॉसेज शेल ट्रांसफार्मर में लो होता है ना, क्योंकि ये हाई पावर पे काम करता है, हाई वोल्टेज पे काम करता है। तो अगर हाई वोल्टेज होगा तो करंट का वैल्यू कम होता है, तो लॉस कम होगा। तो इसका क्वेश्चन में फॉल्स पूछा गया तो ये 3 होगा, तो इसका डी ऑप्शन ओनली 3। ठीक है, शेल टाइप ट्रांसफार्मर से रिलेटेड छोटी मोटी बातें बता देते हैं। शेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसमें क्या होता है कि वाइंडिंग के मतलब कोर जो है वाइंडिंग को सराउंड करता है ना, कोर सराउंड्स द वाइंडिंग, मतलब वाइंडिंग के चारों तरफ कोर होता है। इससे होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से कंटेन कर लेता है। कोर वाइंडिंग के चारों तरफ है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से कंटेन कर लेगा। उससे क्या होगा, कंटेन मैग्नेटिक फील्ड, गुड कंटेनमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिख सकता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से कंटेन करता है। इससे क्या होता है कि लो लीकेज फ्लक्स होगा। लीकेज फ्लक्स क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो मतलब अच्छे यूज के लिए नहीं हुआ, वो मतलब लीक कर गया। मीन्स प्राइमरी वाइंडिंग में कोई फ्लक्स जब हम लोग वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो वहाँ से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, तो वो जो यूजफुल फ्लक्स है जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जा रहा है जितना, जिससे मतलब वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो यूजफुल हो गया। और जो फ्लक्स किसी भी काम में नहीं आया वो लीकेज हो गया। तो सिंस यहाँ पे शेल टाइप ट्रांसफार्मर में कोर जो वाइंडिंग को सराउंड करता है तो फ्लक्स का लीकेज बहुत कम होता है, सारा फ्लक्स यूज हो जाता है, मतलब बहुत कम होता है। राइट, लीकेज फ्लक्स कम होगा तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। लीकेज फ्लक्स कम होने से लो लीकेज रिएक्टेंस भी होगा, लो लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, नॉइज और वाइब्रेशन भी कम होता है इस ट्रांसफार्मर, लो नॉइज एंड वाइब्रेशन। सिंस कोर और वाइंडिंग में अच्छा कंटेनमेंट रहता है तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई हमिंग साउंड नहीं आता है ना शेल टाइप ट्रांसफार्मर में, तो नॉइज और वाइब्रेशन कम रहता है। ठीक, मोर पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी, मोर पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी। ठीक है, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि लॉस भी कम रहता है। ज़्यादा हाई वोल्टेज पे काम करता है तो करंट का वैल्यू भी कम होगा। इसमें हम लोग कह सकते हैं ना, जब वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा होता है तो करंट का वैल्यू कम होगा, तो लॉस भी कम होगा, तो इफिशिएंसी अच्छा रहता है। राइट, और एक और इसमें होता है, इसका डिज़ाइन जो है कॉम्पैक्ट रहता है, मीन साइज जो है सेम रेटिंग में कोर टाइप ट्रांसफार्मर से कम होगा। कॉम्पैक्ट डिजाइन एंड रिजिड भी होता है। ठीक है, सो कॉम्पैक्ट डिजाइन होगा मतलब छोटा होगा, तो उसको हम लोग आसानी से बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। राइट, तो ये हमारा बेसिकली शेल टाइप ट्रांसफार्मर हुआ। फिर कोर टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में फिर किसी क्वेश्चन में अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 kVA 200/100 वोल्ट 4 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर, सॉरी 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज डिजायर टू यूज एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। मीन्स कोई ट्रांसफार्मर पहले 400 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहा है, उसको हम 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कराना चाहते हैं। व्हाट विल बी द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर एट रिड्यूस फ्रीक्वेंसी इफ द फ्लक्स डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है बी, 5/A है ना। यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है मतलब फ्लक्स भी कांस्टेंट है ना, क्योंकि
इस क्वेश्चन में एरिया तो वेरी कर नहीं रहा है, तो कोर जो का जो एरिया है ना, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, सब कांस्टेंट है, तो मतलब फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा बेसिकली। इस एक्सप्रेशन यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि फाई जो है वो भी कांस्टेंट है, राइट। अब पूछा गया है कि ईएमएफ कितना होगा ना, व्हाट विल द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ का इक्वेशन होता है, बेसिक फॉर्मूला 4.44 F∅N। फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर कांस्टेंट है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना है, ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। ट्रांसफार्मर से हम लोग कभी भी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करते, है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी में जिस फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, वोल्टेज चेंज हो सकता है, करंट चेंज हो सकता है, बट फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्लक्स का वैल्यू कांस्टेंट है, प्राइमरी और टर्न्स रेशियो यहाँ पे जो है, इसका क्वेश्चन में कोई चर्चा नहीं है ना। फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट दे रखा है, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट हुआ, 4.44 कांस्टेंट है। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि ट्रांसफार्मर का मीन्स पूरे मतलब ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस कहने का ये मतलब है कि प्राइमरी में आप जो वाइंडिंग सप्लाई कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, सेकेंडरी में भी वही फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी का कोई चेंज नहीं होता ट्रांसफार्मर में। यहाँ पे क्या है कि 400 पे कोई ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया गया, उसको मतलब 50 हर्ट्ज पे कराना है। तो जो हमारे ईएमएफ का इक्वेशन है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी से हम लोग वैरी कराएंगे, ठीक है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी वैरी करेगा तो ईएमएफ वैरी होगा। इस बात और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये दूसरा चीज़ है। ट्रांसफार्मर मतलब कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, यहाँ पे उसको फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा रहा है, मतलब प्राइमरी में जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं उसी हिसाब से रेटिंग चेंज हो जाएगा ट्रांसफार्मर का, राइट। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि E1/E2 इक्वल टू F1/F2। पहला ईएमएफ कितना है, 200 वोल्ट है, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी वोल्टेज लेंगे ना, जो यहाँ पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई चेंज कर रहे हैं 400 से 50, सेकेंडरी में भी वही फ्रीक्वेंसी मिलेगा अपने को। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ईएमएफ चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी दोनों में कांस्टेंट रहेगा। तो सेकेंडरी में वोल्टेज कैलकुलेट करना है, पहले फ्रीक्वेंसी कितना था 400, अब फ्रीक्वेंसी कितना है 50, तो 50 से 8 बार में गया, तो E2 का जो वैल्यू हुआ 200/8 25, तो इसका आंसर 25 वोल्ट होगा वोल्टेज रेटिंग। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जब कम हो रहा है तो वोल्टेज भी ट्रांसफार्मर का रेटिंग कम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ 200 kVA ट्रांसफार्मर हैज एन आयरन लॉस ऑफ 1 किलोवाट। आयरन लॉस का जो वैल्यू है 1 किलोवाट है, और जो कॉपर लॉस का वैल्यू है वो 2 किलोवाट है। इफ इट्स लोड केवीए करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इफिशियंसी, लोड केवीए पूछा गया है, करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इफिशियंसी, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, लोड केवीए का डायरेक्ट एक फार्मूला है लोड केवीए का। अगर आयरन लॉस और कॉपर लॉस दे रखा है क्वेश्चन में और मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए पूछा गया, तो लोड केवीए जो निकलेगा वो पहले तो ये है एस अननोन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ये जो है एस नोन कितना केवीए में, ठीक है। 200 केवीए का ट्रांसफार्मर है, तो 200 स्क्वायर रूट ऑफ आयरन लॉस 1/2, सेम यूनिट है तो ठीक है, 200/√2, राइट। ये जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 141.4 kVA, ठीक है। इसका ये आंसर होगा। ये फॉर्मूला में से याद रखना कि मैक्सिमम इफिशियंसी है केस में लोड केवीए का जो फॉर्मूला होता है हमारा नॉन वैल्यू और स्क्वायर रूट ऑफ आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस, ठीक है। इसका 141.14 आ रहा kVA। अगला क्वेश्चन, द इफिशियंसी ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम। इफिशियंसी कब बराबर होता है, जब वेरिएबल लॉस इक्वल टू कांस्टेंट लॉस होता है, ठीक है। वेरिएबल लॉस किसको बोलते हैं, कॉपर लॉस को बोलते हैं, और कांस्टेंट लॉस आयरन लॉस को बोला जाता है, आयरन लॉस को बोला जाता है, ठीक है। तो कॉपर लॉसेज आर इक्वल टू आयरन लॉस, इसका ये सही ऑप्शन है। इफिशियंसी तभी मैक्सिमम होगा। इससे पहले हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए इफिशियंसी मैक्सिमम पे लोड केवीए क्या फॉर्मूला होगा वो आपको ध्यान रखना है। और कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस होता है। कॉपर लॉस में एक तो हम लोग फील्ड वाइंडिंग का कॉपर लॉस होता है और एक आर्मेचर वाइंडिंग में कॉपर लॉस होता है। आयरन लॉस दो टाइप का होता है,
एक हिस्टेरेसिस लॉस और एक एडी करंट लॉस। ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला पहले वाले सेशन में डिस्कस किए हैं, बट यहाँ पे बस लिख देते हैं। इसका होता है के एच, ये कांस्टेंट है हिस्टेरेसिस कांस्टेंट, बी एम की पावर एक्स, एफ इंटू फ्रीक्वेंसी और ये वॉल्यूम है, और एडी करंट का जो होता है एडी करंट कांस्टेंट बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी। टी यहाँ पे थिकनेस ऑफ द लैमिनेशन है, इसका थिकनेस जितना कम रखेंगे लैमिनेशन का, कोर लैमिनेशन का, उतना एडी करंट लॉस कम होगा। ये हमारा वॉल्यूम है, फ्रीक्वेंसी, ये फ्लक्स डेंसिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांसफार्मर चेंजेस डीसी टू एसी। नहीं, डीसी टू एसी कौन करता है? इसको इन्वर्टर बोला जाता है। ठीक है, एसी को डीसी में कौन करेगा? इसको रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, एसी को डीसी रेक्टिफायर, टीसी को एसी इन्वर्टर, स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज एंड करंट, डीसी लिखा हुआ है, अच्छा डीसी, स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज एंड करंट। इसका ये होगा, ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है एसी वोल्टेज और करंट को। डीसी पे ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता, मतलब नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन पावर ट्रांसफार्मर हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं पे वो बहुत वो स्मॉल केवी का ट्रांसफार्मर होता है, मतलब वो पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। बट नॉर्मल केस में डीसी वाइंडिंग के केस, डीसी ट्रांसफार्मर डीसी के केस वर्क नहीं करता, प्राइमरी वाइंडिंग जो जल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए इससे पहले वाले लेक्चर में, आप देखना। सो एसी वोल्टेज और करंट को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एक और डिवाइस होता है डीसी को डीसी में कौन सा कन्वर्ट करता है, इसको चॉपर बोला जाता है। ठीक है, सो एसी वोल्टेज और करंट को, ठीक है। ट्रांसफार्मर बेसिकली एक बहुत ही हाईली इफिशिएंट डिवाइस है, हाईली इफिशिएंट डिवाइस। ठीक है, बहुत ज़्यादा इफिशिएंसी होता है इसका, 95% से प्लस होता है इफिशिएंसी। एक स्टैटिक डिवाइस है ट्रांसफार्मर, चूंकि स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई भी पार्ट मूविंग नहीं रहता है, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग को जो भी है सब यहाँ पर स्टैटिक है, इसीलिए इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। क्योंकि रोटेशन लॉस, फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस, ये सब जो मोटर या फिर जनरेटर में होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है ना। सिंपल एंड रिलायबल ऑपरेशन। ठीक है, ट्रांसफार्मर रिलायबल ऑपरेशन है, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि इसको कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस बोलते हैं या नहीं, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस होता है, नहीं फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते प्राइमरी और सेकेंडरी में। ठीक है, तो बेसिकली इसका, ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान रखेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन, इन ट्रांसफार्मर द कोर लॉस इज 100 वाट। अगर ये कोर लॉस है 100 वाट एट द रेट ऑफ 40 हर्ट्ज। ठीक, फिर से बोला गया सपोज PC1 या PC2 72 वाट एट द रेट ऑफ 30 हर्ट्ज। कोर लॉस क्या होता है? आयरन लॉस प्लस, सॉरी कोर लॉस का आयरन लॉस बोलते हैं, दो पार्ट का होता है ना, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। दोनों का जो वैल्यू है मिला के दिया हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन में 100 वाट जब फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज है और 72 वाट जब फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज है। देन एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉस एट 50 हर्ट्ज पे पूछा गया है, कॉपर लॉस का वैल्यू पूछा गया है 50 हर्ट्ज पे। इस क्वेश्चन में V/F का रेशियो कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पहले V/F को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन, एक तो पहला ये हिंट मिल रहा है, और कुछ भी क्वेश्चन मेंशन नहीं किया हुआ तो V/F कांस्टेंट मानेंगे। इससे पहले वाले क्लास में डिस्कस किए थे, V/F जब कांस्टेंट होता है तो हिस्टेरेसिस लॉस जो है फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एडी करंट लॉस जो है फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, इसके पहले वाला क्लास का आप डेरिवेशन देखना, वहाँ पे बताया। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो AF लिख सकते हैं और P इक्वल टू BF लिख सकते हैं, BF स्क्वायर है ना। तो टोटल जो कोर लॉस हुआ वो क्या होगा, AF प्लस BF का स्क्वायर। तो कोर लॉस का जो फॉर्मूला दिया हुआ है वैल्यू 100 वाट, A इंटू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 40 प्लस B, ये कितना आएगा 40 का स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन। और सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 42 वाट, A इंटू 30 प्लस B 30 का स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, दोनों को जब सॉल्व करेंगे, ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये आएगा 21/10
और जो बी का वैल्यू आएगा वो 1/100 आएगा। ठीक है, जो दोनों जो कांस्टेंट वैल्यू है अननोन दोनों इक्वेशन में ए और बी, इसका वैल्यू आ गया। कोर लॉस का वैल्यू पूछा गया है 50 हर्ट्ज पे, राइट। तो 50 हर्ट्ज पे कोर लॉस का अगर यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखे हैं ए एफ प्लस बी एफ का स्क्वायर, ए का वैल्यू आया 21/10, फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज में हम लोग निकालना है। ठीक है, प्लस अच्छा ऑप्शन में अलग अलग दे रखा है, अच्छा कोई बात नहीं। और ये 1/100 इंटू एफ का स्क्वायर 50 इंटू 50। ठीक है, ये 5 यह है 105 और ये 2 ये 25 आ रहा है ना, 50 से 2 बार में गया। ये जो एफ वाला वैल्यू है ये हिस्टैरिसीस लॉस होता है, तो 105 हुआ हिस्टैरिसीस लॉस हो गया। और एफ स्क्वायर किसके टर्म में आता है, एडी करंट लॉस के, तो एडी करंट लॉस हो गया 25 वाट। क्वेश्चन पूछा गया एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉस आर, पहले एडी करंट है तो पहले 25 वाट और 105 वाट, तो ये ऑप्शन हुआ। ठीक है, इस फॉर्मूले से बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वी वाई एफ कॉन्स्टेंट रहेगा तब, और अब जब वी वाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं होगा तब, दोनों का आपको वैल्यू याद रखना है, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस का क्या क्या होता है, कैसे वेरी करता है, कहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज से वेरिएशन होता है, उस हिसाब से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, इन अ कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर द वाइंडिंग दैट इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू द कोर, लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, आइदर लो और हाई वोल्टेज वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि ये एल वी है और एच वी। ठीक है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, वाइंडिंग जो होता है एडजेसेंट टू कोर है ना, ये कोर है, कोर के बगल में कौन है, एल वी वाइंडिंग। तो ठीक है, एल वी वाइंडिंग हो जाएगा लो वोल्टेज वाइंडिंग, कोर के एडजेसेंट में लो वोल्टेज वाइंडिंग को रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका बहुत सारा रीजन है। सबसे पहला तो वोल्टेज जो है इंसुलेशन पर डिपेंड करता है, ये बात आप याद रखेंगे। इंसुलेशन जो होता है वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है। जहाँ भी वोल्टेज का वैल्यू कम होगा तो इंसुलेशन कम जरूरत पड़ेगा, वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो इंसुलेशन ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, राइट। तो एलवी वाइंडिंग जो है कोर के पास है, तो कोर के अकॉर्डिंग जो लो वोल्टेज वाइंडिंग उसका पोटेंशियल कम हुआ, मतलब रिलेटिवली। अगर हाई वोल्टेज लगाते हैं कोर के बगल में तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता, तो यहाँ पे इंसुलेशन कम होगा, मतलब इंसुलेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, रिड्यूस्ड इंसुलेशन कॉस्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे हाई वोल्टेज, रिड्यूस्ड इंसुलेशन कॉस्ट, अगर हाई वोल्टेज लगाते हैं तो उसका जो कोर के रिलेटिवली पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है, तो इंसुलेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास लगाने का पहला रीजन है कि इंसुलेशन कॉस्ट कम हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस्ड लीकेज फ्लक्स, ठीक है, एच वी और एल वी वाइंडिंग के पास में है इसमें, तो उससे जो लीकेज फ्लक्स वो भी कम हो जाएगा। मैग्नेटिक कपलिंग अच्छा होता है, इसलिए लीकेज कपलिंग कम हो, लीकेज फ्लक्स जो है कम होता है ना। एक और क्या है कि एच वी वाइंडिंग अगर बाहर होगा, ठीक है, एल वी वाइंडिंग चूंकि अंदर है तो एच वी वाइंडिंग बाहर होगा, तो उसका इंसुलेशन ज़्यादा है, तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो लॉस होता है तो उसको कूल करने के लिए चाहिए, तो एच वी वाइंडिंग जब बाहर है तो कूलिंग आसान होगा, है ना, ईजी कूलिंग फॉर एच वी वाइंडिंग। ठीक है, ये चूंकि बाहर है, सेंस आउटसाइड, समझ सकते हैं। पहले इंसुलेशन कॉस्ट कम हुआ, एल वी वाइंडिंग अंदर है इसलिए लीकेज फ्लक्स भी कम हो रहा है। एच वी वाइंडिंग जो है बाहर है तो उसमें इंसुलेशन ज़्यादा चाहिए और हीट डिसिपेट करने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो इंसुलेशन ज़्यादा अच्छा से होगा, कूलिंग ज़्यादा अच्छा से होगा। ठीक है, इस ओवरऑल सारे कुछ वजह से कोर लॉस भी कम होगा, कोर लॉस कम हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से एक और है, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंक्रीजेज। किसी भी चीज़ से लीकेज फ्लक्स कम होता है तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि लीकेज फ्लक्स कम हो रहा है, ज़्यादा फ्लक्स यूज हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन अच्छा हो रहा है ना। तो ये सारा रीजन है कि वाइंडिंग जो है कोर का एडजस्टमेंट जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है, वोल्टेज कम हुआ तो इंसुलेशन का जरूरत कम पड़ेगा, तो यहाँ पे इंसुलेशन का कॉस्ट कम हो जाता है। एच वी वाइंडिंग जो है बाहर है उसमें इंसुलेशन ज़्यादा चाहिए,
तो उसको कूल करना ज़्यादा आसान है क्योंकि कोई भी चीज़ बाहर है, उसका भी उसमें इंसुलेशन ज़्यादा चाहिए, हीट ज़्यादा डिसिपेट होगा ना, हाई वोल्टेज है तो यहाँ पे, तो इसलिए इंसुलेशन उसमें अच्छे से हो सकता है, कूलिंग हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। ये सारा इसका एडवांटेज है। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी भी अच्छा होगा इस केस में, ये सारा स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। कूलिंग अच्छा होगा, कोर लॉस का ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज 1600 वॉट। टोटल जो कोर कॉपर लॉस है 1600 वॉट दिया हुआ है। एट हाफ लोड द कॉपर लॉस विल बी, पहले तो सिंपल है, जैसे ही हाफ लोड पूछा गया एग्जाम में आप इसको 1/4 करेंगे। ठीक है, आंसर 400 वॉट स्पीड में। कोर लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, कोर लॉस आई स्क्वायर आर लॉस को 1600 वॉट हुआ। हाफ लोड पूछा गया, लोड जब हाफ करेंगे तो करंट का वैल्यू भी कम हो जाएगा, आई से करंट का वैल्यू सपोज आई अपॉन 2 हो गया, हाफ हो गया, तो आई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू 1600, इक्वल टू नहीं, ये कैलकुलेट करना है हमें वैल्यू। यहाँ पे क्या हुआ, आई स्क्वायर आर अपॉन 4, आई स्क्वायर आर क्या है 1600 अपॉन 4, 400 वॉट आ गया। ठीक है, हाफ लोड पे कॉपर लॉस का जो वैल्यू होगा वो 400 वॉट है, राइट। हाफ लोड कॉपर लॉस विल बी 400 वॉट। एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा हाफ लोड सीरीज का 1/4 करना है, अगर 1/4 लोड कर दिया गया तो आप देखिए 1/4 होगा, तो उसका स्क्वायर 1/16 हो जाएगा, सीधे जो दिया हुआ है फुल लोड पे उसका 1/16 करके डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ ए कोर, सॉरी, मेन पर्पस ऑफ यूजिंग ए कोर in a transformer is to, main purpose of using a core in a transformer is to decrease iron loss, prevent eddy current loss, eliminate magnetic hysteresis, decrease reluctance of the magnetic circuit। ठीक है, कोर का बेसिकली ट्रांसफार्मर में क्या यूज है ना, कोर का ट्रांसफार्मर में यूज पूछा जा रहा है। कोर बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, एक लो रिलक्टेंस प्रोवाइड करता है फॉर मैग्नेटिक सर्किट, है ना, तो इसका होगा इज टू डिक्रीज रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, कोर क्या करता है, प्रोवाइड लो रिलक्टेंस पाथ फॉर मैग्नेटिक सर्किट। इसकी वजह से क्या होता है, गुड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग जब हम लोग एनर्जाइज करते हैं तो वहाँ पे वोल्टेज से एनर्जाइज करें तो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, तो उसको सेकेंडरी वाइंडिंग में जाने के लिए कोई एक पाथ होना चाहिए, है ना। तो कोर जो है एक अच्छा एक लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। रिलक्टेंस क्या होता है, जैसे करंट में रेजिस्टेंस होता है, किसी भी चीज़ को वो हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, तो रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में जब कुछ हिंड्रेंस प्रोवाइड हो रहा है तो वो जो हिंड्रेंस यहाँ पे वो रिलक्टेंस है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे ये रिलक्टेंस है, राइट, वही हुआ रिलक्टेंस। तो यहाँ पे ये लो रिलक्टेंस मतलब लो रेजिस्टेंस पास करंट में, अगर रेजिस्टेंस जितना कम होगा तो करंट अच्छे से पास करेगा किसी भी सर्किट में। यहाँ पे भी रिलक्टेंस का वैल्यू जितना कम होगा तो मैग्नेटिक सर्किट या फिर मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से प्रोड्यूस होगा और अच्छा एक मैग्नेटिक सर्किट बनेगा। तो कोर का यही पर्पस है कि रिलक्टेंस कम करे, मतलब एक अच्छा पाथ प्रोवाइड करे जिसका रिलक्टेंस कम हो, तो डिक्रीज रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, ताकि एनर्जी का ट्रांसफर प्राइमरी और सेकेंडरी बीच में अच्छे से हो पाए। कोर जो है इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कोर जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, लाइक अभी जो बेस्ट सिलिकॉन स्टील है ना, सिलिकॉन स्टील का यूज किया जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे। ठीक है, रिलक्टेंस वर्ड यहाँ पे आ गया है तो बता देता हूँ। रिलक्टेंस का फॉर्मूला L/μ0 इंटू μr ए होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट में इस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आता है, तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला याद रखेंगे L/μ0 इंटू μr इंटू ए। और फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का होता है mmf अपॉन रिलक्टेंस, एक और फॉर्मूला रिलक्टेंस का यहाँ से
ठीक है। रिलक्टेंस इक्वल टू फ्लक्स क्या होता है, एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस, एम एम एफ क्या होता है, एम्पियर टर्न, एन आई लिखते हैं इसको। ठीक है। तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला एम एम एफ अपॉन फ्लक्स फाई, तो ये दो फॉर्मूला याद रखेंगे रिलक्टेंस रिलेटेड, दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग वैल्यू दे करके। ठीक है। रिलक्टेंस का एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर है, और एक फ्लक्स एम एम अपॉन रिलक्टेंस। कोर रिलक्टेंस कम प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक सर्किट को। ठीक है। ये बना होता है फेरोमैग्नेटिक में लाइक सर्कुलर स्टील। एक और वर्ड यहाँ पे परमिएबिलिटी देख लेते हैं। परमिएबिलिटी मीन्स जो मैग्नेटिक मटेरियल हम भी यूज कर रहे हैं ना, सिलिकॉन स्टील, इसका क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी अच्छा होता है, हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, राइट। परमिएबिलिटी मतलब क्या होता है, अगर एक सिंपल एक इंग्लिश वर्ड परमिएबिलिटी का मतलब समझें तो मतलब किसी भी चीज़ को कितने अच्छे से सपोर्ट कर रहा है या अपने अपने थ्रू पास होने दे रहा है। ठीक, ये नॉर्मल परमिएबिलिटी। और यहाँ पे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब क्या है कि कितने अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, राइट। ये समझ सकते हैं। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मतलब एबिलिटी टू सपोर्ट मैग्नेटिक फील्ड, इसको म्यू से डिनोट करता है ना। आप जो फॉर्मूला देखते हैं ना, बी इक्वल टू म्यू इंटू एच, ये म्यू यहाँ पे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का साइन है। म्यू नोट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर होता है, बट म्यू नोट जो है इसका फॉर्मूला होता है, वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ से मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मतलब यही हुआ कितने अच्छे से वो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। जिसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जितना अच्छा होगा वो उतने अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, उतने अच्छे से सपोर्ट करेगा मतलब उस पाथ का रिलक्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे इतना ही से आप समझ सकते हैं कोर का पर्पस। ये परमिएबिलिटी का फॉर्मूला याद रखेंगे, बी इंटू म्यू एच, रिलक्टेंस का फॉर्मूला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर आर यूजुअली डिजाइन टू हैव मैक्सिमम इफिशिएंसी। ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर, हाँ पावर ट्रांसफार्मर को मतलब पूछा गया है कि एट द रेट ऑफ मैक्सिमम इफिशिएंसी, मीन्स मैक्सिमम इफिशिएंसी कब होगा पावर ट्रांसफार्मर का, मतलब उसका लोडिंग कंडीशन कितना होगा तब पूछा गया मैक्सिमम इफिशिएंसी। तो इसका आंसर फुल लोड है। ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो हमेशा फुल लोड पे काम करे, और उसको उसको इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि जब वो फुल लोड पे हो तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हो, मतलब उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी तभी रहता है जब वो फुल लोड पे डिजाइन किया जाता है। ये स्टेटमेंट का मतलब ऐसा है क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कनेक्ट होता है। तो सपोज बहुत सारा अलग अलग फीडर है, वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से कनेक्ट है ना, और फिर उससे पावर ट्रांसफार्मर उन सबको सप्लाई दे रहा है। तो पावर ट्रांसफार्मर अगर एक से कनेक्टेड नहीं है फिर वो दूसरे ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड किया जाएगा, तो वो हमेशा फुल लोड पे काम करता है, इसलिए उसका जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो फुल लोड पे, मतलब फुल लोड पे उसका एफिशिएंसी मैक्सिमम रहता है। यही चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, अभी बोलने का ये मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो होता है एफिशिएंसी इज मैक्सिमम, ये पावर ट्रांसफार्मर था, एफिशिएंसी इज मैक्सिमम डिजाइन टू है मैक्सिमम एफिशिएंसी एट फुल लोड। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी इज मैक्सिमम एट 50% ऑफ फुल लोड। ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा। पावर ट्रांसफार्मर बताने का मेरा ये मतलब था, अच्छा पहले डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डायरेक्टली कंज्यूमर एंड से कनेक्टेड होता है, और कोई भी ट्रांसफार्मर को डिस्ट्रीब्यूशन को उस हिसाब से वहाँ पे लोड दिया जाता है कि उस एरिया में कितना कंजम्पशन है। बट किसी भी घर में एक सिंगल टाइम पे सब कुछ तो ऑन नहीं रहेगा, मतलब कभी लाइट ऑन है तो पंखा बंद है, पंखा ऑन लाइट बंद है, कोई भी एक चीज़ ऑन है, कभी फ्रिज बंद है, ठंडा में गीजर बंद है, गर्मी में एसी ऑन है ना, मतलब सॉरी ठंडा में गीजर ऑन है। तो ये सारा केस में एक सेम टाइम पे फुल लोड कभी भी ऑन नहीं होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को इसलिए 50% ऑफ फुल लोड पे डिजाइन किया जाता है, क्योंकि जो उस एरिया का लोड है उसके हिसाब से 50% पे वो एक टाइम पे उस पर सपोज 50% लोड है तो उसका एफिशिएंसी मैक्सिमम हो तो ट्रांसफार्मर अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगा और उसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा और उसका लाइफ भी अच्छा रहेगा। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को फुल लोड पे के 50% पे डिजाइन किया जाता है कि जब भी इसका फुल 50% फुल लोड हो तो अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी दे, है ना। बट पावर ट्रांसफार्मर के केस में क्या है कि इसको सपोज एक एरिया का लाइट डिस्कनेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दूसरे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये मोस्ट ऑफ द केस में फुल लोड पे रहता है, तो इसलिए इसको डिजाइन किया जाता है कि ये फुल लोड पर है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी दे। तो इसका ये आंसर है। ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही।
उम्मीद करते हैं आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और इस क्लास में कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्लास कैसा लगा और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।